नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से की बात। प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शांति की शीघ्र बहाली के प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ रुख की पुष्टि। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की दोहराई प्रतिबद्धता। चीन के तियानजिन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। चीन के उद्योग और सूचना तकनीक मंत्री ली लेचेंग, तियानजिन के गवर्नमेंट डायरेक्टर यू युनलिन और भारत में चीन के राजदूत शू फेइहुंग ने किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। होटल में उमड़ा स्वागत के लिए भारतीय समुदाय। जापान यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन का किया सफर। प्रधानमंत्री ने मियागी प्रांत के सेंडाई में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की एक अग्रणी जापानी कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियागी लिमिटेड का किया दौरा। आत्मनिर्भर होते भारत की यात्रा में जुड़ा एक और अध्याय। अब देश में ही बनेंगे टेम्पर्ड ग्लास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में किया देश के पहले टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ। हर साल बनेंगे करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने 22 मिनट के अंदर आतंकवादियों के आकाओं को दिया उनकी कल्पना से परे जवाब। नोएडा में गरजे रक्षा मंत्री, रक्षा उपकरण एवं इंजन टेस्ट फैसिलिटी के लोकार्पण कार्यक्रम में हुए शामिल। और भारी बारिश से पहाड़ से मैदान तक तबाही। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। उत्तराखंड में 5 की मौत, 11 लापता। मैदानी इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का धन्यवाद किया। साथ ही संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शीघ्र शांति बहाली के प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ और सतत रुख की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने इस मामले में हर संभव सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन द्विपक्षीय साझेदारी में प्रगति की भी समीक्षा की और आपसी हित के सभी क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही दोनों देश आपसी संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर तियानजिन पहुंचे, जहां वो एक शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तियानजिन के बिनहाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत चीन के उद्योग और सूचना तकनीक मंत्री ली लेचेंग, तियानजिन के गवर्नमेंट डायरेक्टर यू युनलिन और भारत में चीन के राजदूत शू फेइहुंग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तियानजिन के वांडा विस्टा होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में चीन की कलाकारों ने तबला, संतूर और सितार पर वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। साथ ही चीन की कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भरतनाट्यम, ओडिसी और कथक में भी अपनी प्रस्तुतियां दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के अपने दौरे पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। दुनिया के साथ पूरे एशिया की नजरें इस महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच और भारत की सक्रिय भूमिका पर टिकी है। तियानजिन से हमारे संवाददाता जेसिका तनेजा की रिपोर्ट देखिए। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी इस महत्वपूर्ण यूरेशियाई संगठन में भारत की भूमिका को एक नए मुकाम पर ले जाती है। भारत 2017 से इस संगठन का पूर्ण सदस्य है और इससे पहले संगठन के शिखर परिषद की अध्यक्षता भी कर चुका है। ये सम्मेलन क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारियां और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को आगे बढ़ाने का मंच प्रदान करेगा, जो इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों में वे क्षेत्रीय स्थिरता, सीमा सुरक्षा और व्यापारिक संपर्क के साथ बहुपक्षीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तियानजिन से मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कई अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। सदस्य देश क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और ऊर्जा के नए आयामों पर चर्चा करेंगे। भारत अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखेगा, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी को मजबूत करने और व्यापार तथा कनेक्टिविटी से जुड़े अवसरों को आगे बढ़ाना शामिल होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस सम्मेलन में ऐसे ठोस निर्णय निकलेंगे कि आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा को प्रभावित करेंगे। ये दौरा भारत और चीन के बीच हाल ही में हुई कई कूटनीतिक बैठकों के बाद हो रहा है, जिनमें पिछले साल कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात और हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी का तियानजिन पहुंचना एशियाई महादेश में भारत की सक्रिय कूटनीति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा हालिया भू राजनीतिक माहौल में बहुपक्षीय जुड़ाव, द्विपक्षीय स्थिरता और विकास को रणनीतिक रूप से संतुलित करने का प्रयास है। जेसिका तनेजा, डीडी न्यूज़, तियानजिन। चीन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में जापान के साथ मिलकर काम करने को तत्पर है। जापान यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन में सवार होकर मियागी प्रांत के सेंडाई में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की एक अग्रणी जापानी कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियागी लिमिटेड का दौरा किया। उन्होंने अपने दिन के कार्यक्रम की शुरुआत 16 प्रदेशों के गवर्नर्स के साथ संवाद से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा के दूसरे दिन जापान के गवर्नरों के साथ एक विशेष संवाद में भारत जापान के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह मुलाकात उनके लिए खुशी का मौका है, क्योंकि जापान के गवर्नर्स उनकी विविधता और ऊर्जा के जीवंत प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अपने गृह राज्य गुजरात का उदाहरण देते हुए बताया कि बीती सदी में गुजराती हीरे के व्यापारी कोबे आए थे, जबकि हमामात्सु की कंपनियों ने भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांति लाई। यह उद्यमशीलता दोनों देशों को जोड़ती है। आज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, पर्यटन, सुरक्षा, स्किल और संस्कृति के क्षेत्र में नए अध्याय लिखे जा रहे हैं, जो केवल टोक्यो या दिल्ली तक सीमित नहीं, बल्कि राज्यों और प्रांतों की सोच में जीवंत हैं। प्रधानमंत्री ने अपने 15 साल के गुजरात मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने नीति आधारित शासन, उद्योग को बढ़ावा, मजबूत बुनियादी ढांचा और निवेश के लिए माहौल बनाने पर ध्यान दिया, जो आज गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सोच को राष्ट्रीय नीति में शामिल किया, राज्यों में प्रतिस्पर्धा की भावना को जगाया और उन्हें राष्ट्रीय विकास का मंच बनाया। जापान के प्रांतों की तरह भारत के हर राज्य की अपनी पहचान है, कहीं समुद्री तट, कहीं पहाड़। इस विविधता को लाभ में बदलने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान, आकांक्षी जिले, ब्लॉक कार्यक्रम और दूर दराज गाँव को मुख्यधारा में लाने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया, जो अब विकास के केंद्र बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो से सेंडाई के बीच शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की सवारी की। उनके सफर में जापान के प्रधानमंत्री इशिबा भी साथ रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंदाई पहुंचने पर लोगों ने मोदी सेन स्वागत के नारे लगाकर उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ सेंदाई में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अग्रणी जापानी कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियागी लिमिटेड यानी TEL मियागी का दौरा किया। प्रधानमंत्री को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में TEL की भूमिका, इसकी उन्नत विनिर्माण क्षमताओं और भारत के साथ इसके चल रहे एवं नियोजित सहयोग के बारे में जानकारी दी गई। कारखाने के दौरे से नेताओं को सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, निर्माण और परीक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच मौजूद अवसरों की व्यवहारिक समझ मिली। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। कई क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत के लिए सफलता की एक और दास्तान जुड़ गई है। अब टेम्पर्ड ग्लास अपने ही देश में बनाए जाएंगे। नोएडा में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र खुला है। अब हर साल भारत में ही बनेंगे 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में देश के पहले टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किया। नोएडा स्थित ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड के द्वारा इस संयंत्र का संचालन होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के तहत देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पिछले 11 वर्षों में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। अभी तक भारत में टेम्पर्ड ग्लास का बाहर से आयात किया जाता था। इस संयंत्र के बाद करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल भारत में ही बनने लगेंगे। एक एक करके, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर्स हो, हार्डवेयर के दूसरे कंपोनेंट्स हो, राउटर्स हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है। और हर एक आप देखेंगे 1 बाय 1 सभी कंपोनेंट्स भारत में बनने लगे हैं। आज जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाला टेम्पर्ड ग्लास कवर होता है, वो ये प्लांट का आज इनॉग्रेशन है। अब तक टेम्पर्ड ग्लास इंपोर्ट होते थे। इस प्लांट के यहाँ से मैन्युफैक्चर होने से करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल के भारत में बनने लगेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन भारत में बढ़ता जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरा इकोसिस्टम बनता जा रहा है। इस संयंत्र के शुरू होने से टेम्पर्ड ग्लास के आयात में कटौती होगी। आयातित टेम्पर्ड ग्लास पर शुल्क और परिवहन लागत के कारण कीमत अधिक होती है। स्थानीय उत्पादन से सस्ता और उच्च गुणवत्ता वाला टेम्पर्ड ग्लास उपलब्ध होगा। वहीं इस संयंत्र से 4,500 रोजगार सृजन तो होंगे ही, साथ ही तकनीकी कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले टेम्पर्ड ग्लास से स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल और सौर पैनल जैसे उत्पादों की लागत भी कम होगी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। 2030 तक $5 अरब के बाजार में भारत अपनी पकड़ बना लेगा। साल 2027 तक इसका राजस्व 1800 से 2000 करोड़ होने का अनुमान है। यह संयंत्र उन्नत तकनीकों के उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है, जिससे भारत तकनीकी रूप से और सक्षम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक बार फिर गर्जना की। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने केवल 22 मिनट के अंदर आतंकवादियों के आकाओं को दिया उनकी कल्पना से भी परे जवाब। रक्षा मंत्री नोएडा में रक्षा उपकरण एवं इंजन टेस्ट फैसिलिटी के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अगर एक तरफ हमारी सेनाओं की वीरता की कहानी है, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत और हमारे वैज्ञानिकों व युवाओं के नवाचार की भी कहानी है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा में रक्षा उपकरण एवं इंजन टेस्ट फैसिलिटी के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में उन युवाओं को भी मौके मिल रहे हैं
जो रक्षा और नवाचार के क्षेत्र में भारत को सिरमौर बनाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने 22 मिनट के अंदर आतंकवादियों को और उनके सरपरस्तों को जो आईना दिखाया, उसकी उन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऑपरेशन सिंदूर की जब बात आई तो हमारी सेनाओं के शौर्य का जिक्र भला कैसे नहीं होगा। हमारी सेनाओं ने 22 मिनट के अंदर काम तमाम कर दिया। आतंकवादियों को और उनके सरपरस्तों को आईना ही नहीं दिखाया, आईना के अलावा भी जो कुछ भी करना चाहिए सब कर डाला, जिसकी उनको कभी कल्पना भी नहीं थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में रक्षा विनिर्माण केंद्र की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के जरिए रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की शक्ति पूरे विश्व ने देखी। एयरक्राफ्ट इंजन एंड डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी के जिस सेंटर का आज हम यहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी ने यहां पर अभी उद्घाटन किया है, हम लोगों ने देखा है कि उसके टेस्टिंग फैसिलिटी को किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए हमें दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता था। सारा डाटा हमारा कैप्चर करके बाद में हमें ही दुश्मन पंगु बनाने का कुत्सित प्रयास करता था, अब नहीं कर पाएगा, उसकी कुछ भी नहीं चलेगी, यह हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। मैं इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गौतम बुद्ध नगर में स्थापित ये अत्याधुनिक यूनिट रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई दिशा देगी। इस इकाई में ड्रोन और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का निर्माण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में बिहार भाजपा नेताओं ने पटना में मौन धरना दिया। धरना स्थल पर भाजपा कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए बैठे नजर आए। बाद में वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए महागठबंधन से इस मुद्दे पर सार्वजनिक माफी की मांग की। बचाने की बात करते हैं, संस्कार भूल गए हैं क्या? भारत के प्रधानमंत्री जिनकी माताजी स्वर्गीय हैं, उनको उनके मंच से गाली दी गई, एक शब्द क्षमा के नहीं निकलते हैं। ये कौन सा अहंकार है राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का? तो संविधान बचाने का स्वांग करते हैं और प्रधानमंत्री की मां का, स्वर्गीय मां का अपमान करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर भाजपा नेता अब टीएमसी पर हमलावर हैं। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति पर धब्बा है। ये जहरीली भाषा बंगाल की जनता, देश की जनता का अपमान है। ये टीएमसी की हताशा, अराजक सोच, विघटनकारी सोच को उजागर करती है। महुआ मित्रा का बयान किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति के लिए कलंक है। ये जहर उगलने वाली भाषा बंगाल की जनता और देश की जनता का अपमान है। मॉडर्न जिन्ना ममता बनर्जी को बताना चाहिए, क्या उनकी पार्टी में अब लोकतंत्र बहस की जगह केवल जहरीली हिंसक भाषा बची? देश के लिए सबसे लंबे समय तक सबसे सफल गृह मंत्री रहने वाले अमित शाह जी जैसे जन सेवक, डिसाइसिव डायनेमिक नेता पर आप किस तरह के हमले कर रहे? ये हमले असल में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान पर हमला है। ये भाषा दुर्भाग्यपूर्ण भाषा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जायोदी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ संयुक्त बैठक की। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री डॉक्टर थानी अल जायोदी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के साथ खाद्य एवं पेय पदार्थ क्षेत्र के हितधारकों के साथ एक सार्थक बैठक हुई। हमारे कृषि
विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने और हमारे निर्यातकों के लिए नए अवसर पैदा करने हेतु विभिन्न पहलों पर चर्चा की गई। साथ ही खाद्य सुरक्षा, नवाचार, स्थिरता और लचीली मूल्य श्रृंखलाओं में सहयोग के नए रास्ते तलाशते गए। हमने दोनों देशों के किसानों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए स्थायी समृद्धि बनाने हेतु अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दुनिया भर में आर्थिक उथल-पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था कुलाचे भर रही है। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का जीडीपी ग्रोथ कई विकसित देशों से आगे रहा है। आंकड़े एक बार फिर उत्साहित करने वाले हैं। अप्रैल से जून के दौरान भारत की जीडीपी 7.8% की रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था। 7.8% जीडीपी के साथ अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन। दुनिया में तीसरे पायदान के लिए दावेदारी। तमाम वैश्विक दबाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन शानदार रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो रहा है। इस बात को अप्रैल से जून तिमाही के जीडीपी ग्रोथ चार्ट ने और भी पुख्ता कर दिया है। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का जीडीपी ग्रोथ कई विकसित देशों से आगे रहा है। अप्रैल से जून के दौरान भारत की जीडीपी 7.8% रही। वहीं अगर बाकी दुनिया की बात की जाए तो चीन की 5.2%, इंडोनेशिया की 5.1%, यूएस की 2.1%, जापान और यूके की 1.2%, फ्रांस की 0.7%, मैक्सिको 0% और सबसे निचले स्तर पर जर्मनी रहा, जिसकी जीडीपी ग्रोथ -0.2% दर्ज हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए लिखा, 7.8% जीडीपी वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुधार संचालित शासन का प्रमाण। वहीं पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश के तेजी से बढ़ रहे जीडीपी की सराहना करते हुए कहा कि जीडीपी जल्द विश्व के तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। तो वहीं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और घरेलू मांग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है 2014 में $2 ट्रिलियन की थी। आने वाले समय में हम 11वें स्थान पे थे विश्व भर में, हम फिर 5वें स्थान पे पहुंचे, आज 4थे स्थान पर हैं। पर कुछ ही समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी विश्व भर में तीसरे स्थान पे आएगी। The key factors that drove the performance of the economy was actually the robust strength in manufacturing and also services sector activity. Government consumption, which was negative in the last year first quarter, I think therefore that also benefited from a very favorable base effect. So these three factors, apart from the fact that the deflator was on the lower side, the inflation coming out of the GDP deflator was on the lower side. अर्थव्यवस्था की दौड़ ने भारतीय उद्योग जगत में जोश भर दिया है। उद्योग जगत का मानना है कि देश का मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। इसी की वजह से जीडीपी में ये उछाल आया है। 7.8% growth report shows the strength of the Indian economy. The structural reforms which the government has done over the past many years have shown results in both rural and urban market both. This resilience is powered by good monsoon-led rural demand, income tax reliefs, easing food inflation and robust expansion in manufacturing and services. जो गवर्नमेंट केपेक्स है, गवर्नमेंट केपेक्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूड बेसिस पे हो रही है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में भी हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर चल रही है। तो ये काफ़ी मिश्रण है इन सब डेवलपमेंट्स का, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि एक बहुत मजबूती से जो है देश आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी में। बदलते वैश्विक समीकरण और दुनिया में मंदी की आहट ने बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया है। इन सबके बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का बेहतरीन प्रदर्शन बयां कर रहा है कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत तेजी से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने पहली तिमाही में 7.8% की जीडीपी के साथ चीन को पीछे छोड़ दिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई 2025 के उच्च आवृत्ति संकेतक पहली तिमाही की आर्थिक गति को आगे ले जाने का संकेत देते हैं। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने दिल्ली में आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर से विशेष बातचीत की। 7.8, जी हाँ, ये एक्साइटिंग फिगर्स आए हैं पहली तिमाही के, और हम बात कर रहे हैं हमारे जीडीपी की। और उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस खुशखबरी की क्या वजह है। मैम, जब हम बात कर रहे हैं इतनी अच्छी खबर की, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस से भी ज़्यादा बढ़कर आई है, तो क्या वो चीज़ थी या क्या ड्राइविंग फोर्स थी कि हमको इतने अच्छे फिगर्स मिले? Q1 में जो मुख्य फैक्टर्स रहे हैं, सप्लाई साइड से आपने नंबर देखे होंगे। द मेन फैक्टर्स आर ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन और सर्विस साइड, तीनों में ही ग्रोथ पाई गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा काफ़ी रोबस्ट रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 3.7% रहा है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल के क्वार्टर से 1.5% टाइम्स हायर है। इसके अलावा एग्रीकल्चर साइड से मैं बताना चाहूँगी कि हमारा रबी का हार्वेस्ट स्ट्रॉन्ग था। इस बार खरीफ की सोइंग एकरेज बहुत बड़ी है, मॉनसून ठीक है, बफर स्टॉक हमारे पास है। तो ये सब देखते हुए प्लस प्राइवेट कंजम्पशन का डेटा भी है जो कि इसमें आया है कि 7% रहा है। दैट ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर हैज़ बीन द मेन रीज़न फॉर गेटिंग दीज नंबर्स इन Q1। आपने बात करी कि कृषि क्षेत्र में हमें पिछली बार के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा अच्छा फिगर मिला है और भारत कृषि प्रधान देश भी है। तो क्या जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसने क्रूशल रोल निभाया है हमारे इन अच्छे जीडीपी फिगर्स को लाने में? एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल रहा है दोनों तरफ से। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर का खुद ही ग्रोथ रहा है, प्लस उसकी वजह से रूरल डिमांड भी बूस्ट हुई पड़ी है। तो बोथ पुट टुगेदर दोनों ने इस पे कंट्रीब्यूट किया है। मैम, जब हम बात करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था की, भारत दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो जब हम इन फिगर्स के बेसिस पे मुकाबला करते हैं हमारे कॉम्पिटिंग कंट्रीज़ का, ख़ासतौर से चाइना का, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, इसमें आई थिंक इस क्वार्टर के नंबर ये दर्शाते हैं कि हम अभी भी सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था हैं। चाइना का जो आंकड़े मेरे पास हैं उसमें 5.2 रहा है और इंडोनेशिया का 5.1। सो दैट शोज़ दैट कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अपने रीजन में उसमें। जब हम बात करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था की, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी है, अमेरिका ने टैरिफ लगाया 50% का। उस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए हमारी ये जो ग्रोथ है वो कितनी सस्टेनेबल है? देखिए, ये जो टैरिफ और ट्रेड का जो ग्लोबल हेडविंड अभी है उसमें हम देख रहे हैं कि नियर टर्म डिस्टर्बेंस तो एक्सपेक्ट की जा सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, परंतु जो हमारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स जो मैंने आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया, दैट विल कैरी थ्रू इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। हम ये देख रहे हैं कि कंजम्पशन अभी जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है वो भी ये दर्शाते हैं कि कंजम्पशन होल्ड अप करेगा। फेस्टिवल सीज़न भी अभी आ रहा है, जीएसटी रिफॉर्म्स की बात भी कही गई है, उससे भी कंजम्पशन बूस्ट होगा। और ये हमारा अनुमान है कि पूरे साल का अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े, तो हमारा असेसमेंट है कि जो हमने अपने लिए टारगेट बनाया है अभी हम उस पर कायम हैं। तो आपने सुना सचिव आर्थिक मामलों के, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए जो खबर आई है वो आगे भी कंटिन्यू करेगी और हम सब के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ख़ास बात इन्होंने जो कही कि हम इस बार भी हैप्पी दिवाली बोलेंगे पूरे देश को। कैमरामैन अनिकेत और विश्वबंधु के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अमेरिकी टैरिफ पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा और नए व्यापारिक साझेदारों की ओर देखेगा। सरकार ने यह भी दोहराया कि रूस से तेल की खरीद पूरी तरह से वैध है और इस कदम ने वैश्विक तेल बाजार को स्थिर करने में भी मदद की है। अमेरिकी टैरिफ को लेकर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में आगे नहीं झुकेगा और नए बाजारों की ओर रुख करेगा। कोई हमारे साथ अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहे तो उसके लिए तो हम सदैव तैयार हैं।
पर किसी भी प्रकार का भेदभाव मुझे लगता है भारत का 140 करोड़ देशवासियों का जो आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम ना तो कभी झुकेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और निर्यात बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ, मॉरिशस, ओमान, यूएई, पेरू और चिली के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी बातचीत जारी है। आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद वैध रही है और सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत है। रूस से कच्चे तेल की खरीद को जारी रखकर भारत ने तेल की कीमतों को $200 प्रति बैरल से ऊपर बढ़ने से रोका। तब अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलन ने कहा था कि अमेरिका भारत के तेल खरीद से खुश है। पूर्व राजदूत एरिक गार्सेटी ने स्वीकार किया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि को रोका। यूक्रेन के लिए पूर्व अमेरिकी राजदूत जेफरी पायट ने भारत को एक महत्वपूर्ण स्थिरीकरण करने वाला देश बताया। भारतीय रिफाइनरी अमेरिकी डॉलर का उपयोग करके रूस के तेल का व्यापार नहीं करती। खरीदारी तीसरे देश में स्थित व्यापारियों के माध्यम से की जाती है और लेन देन वैकल्पिक मुद्राओं जैसे एईडी में निपटाए जाते हैं, न कि अमेरिकी डॉलर में। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी देशों ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था। रूसी तेल पर कभी भी यूएस, ईयू या फिर G7 द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया, जबकि ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीद पर प्रतिबंध लगाए गए। रूसी तेल को G7 या ईयू मूल्य सीमा तंत्र के तहत रखा गया था, जिसका उद्देश्य युद्ध से मुनाफा को रोकना था, जबकि वैश्विक आपूर्ति की निरंतरता को सुनिश्चित करना था। भारत में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए लगभग 70% परिष्कृत ईंधन रहता है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंद नागेश्वरन ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। Whatever negative impact we may see in the external sector because of the ongoing uncertainties with respect to the US tariff, it may well be offset by strong rural demand, agricultural production contribution, and also contribution coming to domestic demand growth and domestic private consumption because of the direct tax relief given in the budget in February and the indirect tax relief that may be coming up very soon. भारत की स्थिति स्पष्ट है। उसने जिम्मेदारी से काम किया है और बाजार को स्थिर रखा है। भारत बाहरी दबावों के मुकाबले राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत पर लगाए गए 50% अमेरिकी टैरिफ के बीच डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की अपील अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत लगाए गए ज्यादातर टैरिफ अवैध हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा, संविधान के मुताबिक टैरिफ लगाने का मूल अधिकार केवल संसद के पास है। इस फैसले का असर अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% रेसिप्रोकल टैक्स और रूस से आयातित तेल पर अतिरिक्त 25% शुल्क पर भी पड़ेगा। सोशल मीडिया पर भारत के S-400 वायु रक्षा प्रणाली के नुकसान को लेकर फैल रही खबरें पूरी तरह से भ्रामक हैं। कुछ पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया हैंडल द्वारा दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने भारतीय S-400 को नुकसान पहुंचाया है। सरकारी सूचना एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। PIB ने बताया कि जिस तस्वीर को इन दावों के रूस में मई 2010 की विक्ट्री परेड और भारत से इसका कोई संबंध नहीं है। आधिकारिक स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय S-400 प्रणाली सुरक्षित है और किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहें और केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। भारत में सीमाओं की सुरक्षा और घुसपैठ पर नियंत्रण के लिए पुशबैक पॉलिसी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पॉलिसी मूल रूप से उन अवैध प्रवासियों या घुसपैठियों को वापस लौटाने की प्रक्रिया है जो बिना अनुमति के सीमा पार करते हैं। असम सरकार ने हाल ही में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अपनी पुशबैक नीति को और सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार ने बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। राज्य की सीमाओं की सुरक्षा और मूल निवासियों की पहचान को बनाए रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
pushback is happening on two fronts. One, the people who are residing within the state of Assam and under Immigrant Expulsion Act, now we are empowered to push back any foreigner who is coming post 1971. So by utilizing that power, we are pushing back people, those who are inside Assam, as well as those who are coming now. So pushback is happening on two fronts. Fresh immigrants as well as people who are living in Assam post 1971. परपरगंज विधानसभा से भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत दिल्ली के मधु विहार थाने में दर्ज कराई गई है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जबकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया था। इसी बीच रविंद्र सिंह नेगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मां का अपमान हर भारतीय का अपमान है, हम चुप नहीं बैठेंगे। आज हमने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। साथ ही टीएमसी की सांसद द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ की गई मर्यादाहीन टिप्पणी के विरोध में भी शिकायत दर्ज की है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाए। भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कि हाल ही में बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। आरोप है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक नारे लगाए थे। नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री को गाली देकर इन्होंने देशवासियों को दुखी किया है। इसके अलावा जिस प्रकार गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वो भी निंदनीय है। मैंने इन तीनों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरभंगा में जो वोट बचाओ, जो घुसपैठिया बचाओ, जो रैली कर रहे हैं ये लोग, जो मंच सार्वजनिक मंच से जो प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में जो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में जो गाली दी गई, जो पूरे देश ने देखा कि एक गरीब का बेटा अगर प्रधानमंत्री बनता है तो इनको पीड़ा है। और दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा जिसने कल सारी हदें पार कर दी, माननीय गृह मंत्री जी के बारे में उन्होंने कहा घुसपैठियों के बारे में कोई विषय था, उसमें कह रहे हैं कि अमित शाह जी की गर्दन काट के मोदी जी की टेबल में रख दो। मतलब इतनी अपरिहार्य भाषा, आप किस लैंग्वेज की भाषा यूज कर रहे हैं? आप लोकतंत्र में आपको छूट मिली है तो आप किसी को भी कुछ भी बोल देंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में आयोजित संवाद सत्र में उभरते खिलाड़ियों और देश के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है, यही युवा आने वाले समय में राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका सपना है कि दिल्ली के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आयोजनों से पदक जीतकर वापस लौटें और भारत का तिरंगा पूरी दुनिया में फहराए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश भी दिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। सीबीआई ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक राहुल विजय को लगभग 232 करोड़ रुपए के धन के गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राहुल विजय पर आरोप है कि उसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देहरादून हवाई अड्डे पर तैनात रहते हुए आधिकारिक और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में हेराफेरी कर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी की है। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 28 अगस्त 2025 को जयपुर में आरोपी के आधिकारिक और आवासीय परिसरों की तलाशी की, जिसमें कई अचल संपत्तियों और मूल्यवान प्रतिभूतियों के दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।
विघ्नहर्ता और ज्ञान समृद्धि के देव भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव से शुरू हुआ गणेश उत्सव देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में गणेश उत्सव की धूम है और इसमें आम और खास सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। विघ्नहर्ता और ज्ञान समृद्धि के देव भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव से शुरू हुआ गणेश उत्सव देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रथम पूज्य गणेश के कृपा प्राप्ति के लिए भक्त उनकी तरह तरह से आराधना कर रहे हैं। आम जनता के साथ तमाम बड़े नेता और अभिनेता भी बप्पा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार सहित लाल बागचा राजा में भगवान गणेश के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। लाल बाग के राजा के दर्शन के बाद अमित शाह सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री गणेश जी की पूजा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंधेरी पूर्व में मोरेश्वर गणेश उत्सव मंडल में पूजा की। गणेश उत्सव के चौथे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पुणे में श्री साई मित्र मंडल में बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बप्पा की पूजा की और गणेश आरती की। आज मैंने पूजा अर्चना की है गणपति बापा की, और हम जानते हैं कि गणपति जी से हमें नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति मिलती है। मैंने गणपति बापा से इस बात की मनोकामना की है कि देश मंगलमय रहे, समाज में मंगलमय रहे। महाराष्ट्र के जालना में गणपति उत्सव के अवसर पर 108 किलोग्राम चांदी और सोने से मढ़ी हुई गणपति बप्पा की एक अनोखी प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। वहीं हैदराबाद के चप्पल बाजार में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और तेलंगाना तक बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कहीं पुल बह गए हैं तो कहीं घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। आपदा प्रबंधन टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। भारी बारिश से पहाड़ से मैदान तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के माहौरे इलाके में भीषण भूस्खलन में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं रामबन जिले की राजगढ़ तहसील में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति अब भी लापता है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी डीसी रामबन से बात कर हालात की जानकारी ली और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। हमारे 4 जो है इस वक्त तक कीमती जाने जो है वो कन्फर्म हो गई हैं। एक जो मिसिंग है तो उनकी तलाश अभी जारी है। जहाँ पे पहले ही जो है लोकल सिविल क्यूआरटी के जो लोग हैं पहुँच चुके थे। हमारी टीम ने आके जो है उनको हाथ से हाथ जो है सपोर्ट सिस्टम देने की कोशिश की और कोशिश की कि जो हमारे बीच नहीं रहे हैं उनकी एटलीस्ट डेड बॉडीज, मॉर्टर रिमेन्स जो हैं हम एक्सट्रैक्ट कर पाएं। लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। अर्धकुंवारी में हुई लैंडस्लाइड के चलते वैष्णो देवी यात्रा 5वें दिन भी रुकी हुई है। हजारों श्रद्धालु कटरा और आसपास फंसे हैं। कई बिना दर्शन किए ही लौटने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी प्रकृति का प्रकोप जारी है। रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग लापता हैं। राज्य में अगले 3 दिनों तक रेड अलर्ट जारी है। उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि अभी आगामी 3 दिनों में अलर्ट्स हैं बारिश वगैरह के, तो पूरी टीम सभी ग्राउंड लेवल तक की, तहसील ब्लॉक तक की, मतलब जिले से लेके ब्लॉक तक की सभी टीमें अलर्ट और एक्टिव रहे। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश कहर बरपा रही है। कुल्लू मनाली में अचानक आई बाढ़ से सड़कें टूट गई हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हवाई सर्वेक्षण कर
कांगड़ा, चंबा और मणिमहेश क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते पंजाब की नदियां उफान पर हैं। राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। एनडीआरएफ, सेना और पुलिस ने अब तक 2255 लोगों को सुरक्षित निकाला है। वहीं गुजरात के साबरकांठा और आनंद जिलों में मूसलाधार बारिश से शहरों में जलभराव हो गया है। कई वाहन पानी में डूब गए। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। उधर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण कर प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और पीड़ितों को तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। बारिश ने कई राज्यों में जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हालात सामान्य होने में समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हरियाणा में भारी बारिश की वजह से अंबाला में नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते टंगरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी का पानी गांवों और खेतों में घुसने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। कई घरों और रास्तों पर पानी भरने से आवाजाही बाधित हो रही है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए राहत और बचाव दलों को तैनात किया है। प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। वहीं किसानों को भी भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई स्थित नागालैंड के राज्यपाल रहे स्वर्गीय एल गणेशन के घर पहुंचकर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान उनके परिजनों के साथ बात कर उन्हें ढांढस बंधाया। नागालैंड के राज्यपाल रहे एल गणेशन का 15 अगस्त को चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। देश का तेजी से बढ़ता गिग कार्यबल आर्थिक बदलाव की एक नई लहर के रूप में उभर रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में 2024-25 में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वहीं 2029-30 तक ये संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। ई श्रम पोर्टल पर 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें 3.37 लाख प्लेटफॉर्म श्रमिक शामिल हैं। देश की अर्थव्यवस्था में प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 में कई प्रावधानों की घोषणा की गई। इसमें ई श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर्मचारियों का पंजीकरण, पहचान पत्र जारी करना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा कवरेज शामिल है। और अब पीएमजय स्वास्थ्य योजना भारत में 31,000 से अधिक लाभार्थियों को उसका लाभ देगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मैनपुरी के अभई गांव में अवैध शराब बनाते हुए लोगों को गिरफ्तार किया। जिला आबकारी अधिकारी हितेंद्र सिंह शेखर ने बताया कि पुलिस विभाग और सभी लोगों का सहयोग प्राप्त करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत अभई गांव के बाहर खेत में बना हुआ मकान मौजूद है, जिसके तहखाने में विभिन्न ब्रांड के अवैध शराब बनाते हुए लोगों को पकड़ा गया है। इसके निर्माण की पूरी सामग्री और पैकिंग की मशीन को भी बरामद किया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बड़ी कार्रवाई की है, जो कि कोतवाली थाना कोतवाली अंतर्गत एक अभई गांव है। वहां पर एक थोड़ा सा खेत में बना हुआ एक बाहर खाली मकान है। उसके एक तहखाने में विभिन्न प्रकार के जो देसी के ब्रांड्स होते हैं उनको बनाते हुए एक पकड़ा गया है, और जिसमें कुछ लगभग 20 पेटी बनी हुई मिली हैं। वह उसको टेट्रा पैक की हैं और उसको बनाने की तमाम जो सामग्री होती है बरामद हम लोगों ने की है। और उसके द्वारा बताया गया है कि उसके द्वारा ये सप्लाई अन्य जनपदों में भी की जा रही है। हम लोग
पूरी गहनता से और तहकीकात कर रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित पहले खेल सामग्री निर्माण सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल वैश्विक खेल महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि विश्व स्तरीय भारत में निर्मित खेल वस्तुओं का केंद्र बनने की दिशा में भी अग्रसर है। एक दूरदर्शी नीति तैयार करने और इस क्षेत्र की विशाल अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करने के लिए मंत्रालय राष्ट्रीय खेल महासंघों और उद्योग के हितधारकों के साथ एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। खेल के मैदानों से लेकर पोडियम तक अब गर्व से स्वदेशी की ओर बढ़ने और आत्मनिर्भर भारत बनाने का समय आ गया है। खेलों को लेकर के देश में माहौल बदल रहा है। देश में फुटबॉल जिस तरह से युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है, उसकी एक झलक देखने को मिली दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित सुदेवा फुटबॉल अकादमी में। इस मौके पर दिल्ली फुटबॉल संघ के अध्यक्ष अनुज गुप्ता भी उपस्थित थे। दिल्ली में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी के लिए अनुज गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। आप भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे साथ मौजूद हैं अनुज गुप्ता जी, जो दिल्ली सॉकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और सुदेवा फुटबॉल एकेडमी के भी प्रेसिडेंट हैं। आज एक बड़ा इनिशिएटिव है यहाँ पर, जिस तरह से हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर आकर के एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, यहाँ पर इनॉग्रेट किया। क्या कुछ विशेषताएं, कितना डेवलप हुआ है फुटबॉल देश में, उस पर बात करेंगे और दिल्ली में खासतौर पर। तो अनुज, कैसे देखते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को जो लगातार हो रही है? क्या देश में भी रोनाल्डो, मेसी, नेमार तैयार होने वाले हैं? देखो, मुझे क्या लगता है कि लास्ट 3 साल हुए मुझे प्रेसिडेंट बने और यहाँ पे जो पूरे इंडिया के अंदर जो 6 साल से लेके 17 साल के लड़के लड़कियाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, उतना नंबर इंडिया ने आज तक कभी नहीं देखा है। और उस नंबर के वजह से मैं कह सकता हूँ कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है हमारा बहुत ही ब्राइट है, बहुत अच्छा है। और इसीलिए हमारा जो फोकस है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए फेडरेशन, हमारा है कि यूथ फुटबॉल को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। और उस यूथ फुटबॉल को बढ़ाने के लिए हम अंडर 17 वर्ल्ड कप और अंडर 20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने की पूरी मुहिम जारी है। और हमारी विमेंस फुटबॉल ने जो एशिया कप क्वालिफाई कर चुकी है, जो कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, और हम विमेंस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने की बहुत क्लोज आ चुके हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी मेहनत रंग ला रही है, पर इसके पीछे जो मेहनत है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट का सपोर्ट, बहुत सारी कंपनीज जो रेगुलरली सपोर्ट करती हैं फुटबॉल में, वो देखने को मिल रहा है। बीते 10 सालों में जो हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ खेलों को लेकर के, आपने देखे इतने सारे बच्चे फुटबॉल अरेना में यहाँ पर आ रहे हैं और ये सबसे लोकप्रिय खेल है, पूरे विश्व में खेला जाता है। लगता है कि इसके अंदर से ही कुछ नए हिडन टैलेंट जो है उनको भी मौका मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इनिशिएटिव। बिल्कुल बिल्कुल, जब छोटे बच्चों पे हम काम करेंगे तो यही हमारा फ्यूचर है और यही बच्चे आगे बढ़ के हमारे इंडिया के मेसी बनेंगे, इंडिया के रोनाल्डो बनेंगे, बल्कि इंडिया के मैराडोना, इंडिया के पेले। हम इंडिया का एक चाहते हैं जो वर्ल्ड फुटबॉल में नाम बनाए, यूरोप में खेले, क्योंकि हर स्पोर्ट को एक पोस्टर बॉय की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है ये ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है कि इस साल या अगले साल हम एक लड़का देखेंगे जो यूरोप फुटबॉल में अपना नाम बनाएगा और एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। और ये इस प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से एक मैसेज होगा पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में कि इंडियन फुटबॉल भी एक इंटरनेशनल फुटबॉल के अंदर अपना एक अनाउंसमेंट कर रहा है। इतने सारे बजट एलोकेशंस हुए हैं जिससे कि एक मैसेज गया है पूरी सोसाइटी में कि अब गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को सीरियसली ले रही है, इसीलिए वो ग्रास रूट से फंडिंग का इनिशिएटिव लिया है। बहुत जल्दी हमें इस देश में नेमार, मेसी, रोनाल्डो जैसे नामचीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी जरूर निकल करके आएगा जो भारत को आगे तक लेकर के जाएगा। और बहुत बड़ी फहरिस्त है वुमेन्स जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में जो क्रेज़ है वो इसी वजह से है कि अब जो स्पोर्ट्स है वो डेवलप किया जा रहा है और खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। कैमरामैन जोगनोंग के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। ओडिशा के भुवनेश्वर में संसद एवं राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि समितियों का उद्देश्य सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि योजनाओं को और अधिक जन केंद्रित बनाने के लिए रचनात्मक सुझाव देना है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सेवानिवृत्त जजों के पत्र लिखने के मामले पर भाजपा हमलावर है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राजनीति के मुद्दे पर इस प्रकार सेवानिवृत्त जजों का गृह मंत्री के खिलाफ पत्र लिखना या टिप्पणी करना पूरी तरह अनुचित है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर भाजपा नेता अब टीएमसी पर हमलावर हैं। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति पर धब्बा है। दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में बिहार भाजपा नेताओं ने पटना में मौन धरना दिया। धरने के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों से बात करते हुए महागठबंधन से इस मुद्दे पर सार्वजनिक माफी की मांग की। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित पहले खेल सामग्री निर्माण सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल के मैदान से लेकर पोडियम तक अब गर्व से स्वदेशी की ओर बढ़ने और आत्मनिर्भर भारत बनाने का समय आ गया है। असम सरकार ने हाल ही में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अपनी पुशबैक नीति को और सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार ने बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।